हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के लगभग 10,000 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, उसका बेसिक यूनिट क्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे हमेशा कि हमारे जीवन का जो मूलभूत इकाई है वो क्या होती है दोस्तों। वो होती है कोशिका होती है। क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है। और कोशिका को हम इंग्लिश में सेल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे समझिए इसके जो फादर हैं वो है रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक नहीं दो नहीं जबकि तीन तीन प्रश्न यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न की जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो दोस्तों हमने देखा कि वो है कोशिका। और दूसरा प्रश्न हमने देखा कि इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों वह है कि साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो वह है रॉबर्ट हुक। और साथ साथ दोस्तों ये भी बात जान लीजिएगा कि सबसे पहले सेल का खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कोशिका खोजी थी। वो कौन से वैज्ञानिक हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। तो यहाँ पे हमने 4-5 प्रश्न को देख लिए। चलिए हम आगे पहुंचते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पे अगर प्रश्न आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको भली बात है जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको आपको पढ़ना चाहिए और ऑप्शंस पढ़ करके तब जा करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि कोशिकाओं का जो आकार और आकृति होता है या साइज और शेप होता है वो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होता है। फिर कुछ कोशिकाओं का आकार बदलते रहता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों अमीबा या बात करते हैं अगर हम डब्ल्यूबीसी, तो उनकी आकृति बदलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात भी क्या है? सही है। यानी कि ऊपर के दो ऑप्शन तो पूरी तरह सही हैं। तीसरा ऑप्शन पे देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो 4 नंबर ऑप्शन है कि सभी देह ऊतकों की, देखिए ध्यान समझिएगा, सभी देह ऊतकों की एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। तो दोस्तों ये कथन है, ये गलत है। जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में जितने भी ऊतक हैं वो एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि हमारा देह ऊतकों एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में पूछा गया है। यानी कि दोस्तों एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे हम वैसे प्रश्नों को कराने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 2016 आरआरबी एनटीपी से पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका में पाया जाता है, इसलिए प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे। और फिर कि किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो दोस्तों ये प्लांट में पाया जाता है, यानी कि ये पादप में पाया जाता है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम ये भी दोनों में पाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे केवल देख पा रहे हैं कि केवल एक ही ऐसा कोशिकांग है जो कि केवल पौधों में पाया जाता है। एक और बात बता दें दोस्तों, ये जो क्लोरोप्लास्ट है
ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल कहते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, तो ये एक प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की जो कि आपके सामने है और ये है सीडीएस 2016 में पूछा गया है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य को कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, कोशिका का जीवित अंश यानी कि कोशिका में जो जीवित पदार्थ होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि आप इसे प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है। यह किससे बना होता है ये पूछा जा रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे अगर हम ये प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये है जीव द्रव्य। अब देखिए जो जीव द्रव्य है इसमें आपके दो हिस्से होते हैं। अगर ऐसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये केंद्रक है, प्लस कोशिका द्रव्य, यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य। हम ऑप्शन की ओर देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य, ये नहीं होगा, केवल केंद्रक द्रव्य ये नहीं होगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी पर क्यों जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं केंद्रक में तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रक में आपके पाए जाते हैं केंद्रक द्रव्य। भले ही यहां पर केंद्रक नहीं दिया गया है लेकिन केंद्रक द्रव्य दिया गया है, तो आप बात एक समझिएगा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के पास, और अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा कि मैक्सिमम पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आप आंख बंद करके टिक कीजिए ये जल, क्योंकि हमारे कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में वो जल ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है। यहां पे नाभिक कहने का तात्पर्य है दोस्तों केंद्रक से, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है इस बात को हमको जानना है। तो देखिएगा केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, सबसे पहले मूलरोम कोशिका, तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, ये मोनोसाइट ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होता है, बट यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आरबीसी में क्या होता है कि केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। और खास करके आप याद रखिएगा ह्यूमन आरबीसी, या हम इसे कह सकते हैं मैमेलियंस का, यानी कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको यहां पे बताते हैं कि कौन ऐसे स्तनधारी है जिनमें आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा वो एक्सेप्शन है, वो क्या है दोस्तों, वो एक्सेप्शन है। जैसे कि एक नाम है जिसका नाम है लामा, ठीक है, एक है कैमल। लामा और कैमल एक ही प्रजाति के हैं और इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें क्या, तो केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है। यानी कि दोस्तों ये अपवाद है, स्तनधारी है लेकिन इनमें केंद्रक, इनका जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो यहां पर भी हमने 2-3 प्रश्नों को देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस कोशिका की आत्मघाती थैलिका, किस कोशिका को नहीं, निम्नलिखित में किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है।
बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, क्या आप लाइसोसोम को कहेंगे कि राइबोसोम को कहेंगे, डिक्टियोसोम को कहेंगे कि फेगोसोम को कहेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आत्मघाती थैली है वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहेंगे? तो देखिएगा, इसमें लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करता है, डाइजेशन में भाग लेता है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, पाचन में भाग लेता है। किस में दोस्तों? पाचन में भाग लेता है। एक बात समझिए, मान लेते हैं लाइसोसोम है, ठीक है, अगर क्या हो जाए, इसका यहाँ पर छोटा सा हिस्सा अगर रप्चर हो जाए लाइसोसोम, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इसके अंदर जो एंजाइम है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो बाहर निकल आएंगे। और जब बाहर निकल आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, कि बाहर निकल करके क्या कर देंगे, तो ये इसका जो सेल है उसको क्या कर देंगे, तो डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कहने का मतलब उसको पचा देंगे। जब पचा देंगे तो क्या होगा, कोशिका ही मर जाएगी। इसलिए इसको हम आत्महत्या थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे पावर प्लांट या कहीं कहीं आपको पावर हाउस में मिल जाएगा। पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। दोस्तों एकदम आंख बंद करके आप टिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी। किसका निर्माण, एटीपी। और दोस्तों एटीपी को हम क्या कहते हैं, तो एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि कोशिका के शक्ति स्रोत, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है, और ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा स्रोत, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोशिका का ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो कि बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान से भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता, एकदम आसान सा प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रश्न आपसे बन जाएंगे, एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, और हाल ही फिलहाल में जो बीपीएससी के शिक्षक बहाली में जो एग्जाम में पूछे गए थे बायोलॉजी के प्रश्न, उसको भी हम करवाएंगे और आपको बताएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन कितने आसान तरीके से आते हैं और कितने कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। चलिए अगले प्रश्न के पहुंचते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है वह है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का निर्माण किसने किया था, डीएनए को बनाया किसने था। और दोस्तों ये बीपीएससी में ही पूछा गया है, ये प्रश्न बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जो डीएनए बनाया था वो साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है खुराना। ठीक है दोस्तों, तो खुराना ने सबसे पहले क्या किया था, डीएनए का संश्लेषण किया था, किस में, लैब में। ठीक है, चलिए आई होप कि ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। यानी कि कह रहे कि जीव कोशिका, एक जीवित कोशिका है, उसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर है, आनुवंशिक लक्षण, उसको कंट्रोल कौन करता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। क्या उसे एंजाइम कंट्रोल करता है, तो बिल्कुल नहीं। क्या उसे हार्मोन कंट्रोल करता है, बिल्कुल नहीं। क्या आरएनए और डीएनए कंट्रोल करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीव कोशिका की बात की जा रही है। एक और बात ध्यान रखेंगे, जो आरएनए होता है ना दोस्तों, ये वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। किसका, वायरस का। और वायरस ना ही जीवित माना जाता है और ना ही मृत माना जाता है, वो तो एक दूसरे के बीच की कड़ी होती है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ये दोस्तों, डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए, डीएनए हो जाएगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। और दोस्तों ये जो द्विकुंडलित संरचना है ना, इसको दिया था वाटसन और क्रिक ने।
वाटसन और क्रिक ने, यानी कि दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, यानी कि पूछा जा रहा है, बस इतना ध्यान सुनिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यह है माइकोप्लाज्मा। कौन है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। एक और बात, वायरस से माइकोप्लाज्मा से छोटा होता है, लेकिन ये जीवित कोशिका नहीं है, ये कोशिका नहीं है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा। और हाँ, इसमें खास बात, एक बात बता दें, ये विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल, यानी कहने का मतलब हुआ बिना कोशिका भित्ति वाला ये क्या है, तो ये एक सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, ठीक। चलिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूध से दही बनाने का कारण। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अब ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये ही क्या करता है, तो दूध से दही को बनाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवाणु जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतुओं में होने वाली फुट और माउथ रोग। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जंतुओं में फुट और माउथ किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, जंतुओं में फुट और माउथ होता है, वो होता है वायरस के कारण। किसके द्वारा दोस्तों? तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग। डीएनए अंगुली छाप, और दोस्तों डीएनए अंगुली छाप को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका प्रयोग हम किसके पहचान के लिए करते हैं? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या माता पिता की पहचान के लिए? बिल्कुल। बलात्कारियों की पहचान के लिए? बिल्कुल। चोर की पहचान के लिए? देखिएगा, अब मान लो कोई चोर आया, ठीक है, अब वो आया, चोरी किया, और उसका शरीर का कोई अंश यानी कि मान तो उसका हेयर ही वहां पे गिर गया, तो अब यहाँ पे हम पता कर लेंगे उससे कि चोर कौन था। यानी कि यहाँ पे कुल मिला जुला करके ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, अगर एक्स और वाई है तो ये होता है मेल, यानी कि ये पुरुष के लिए, ठीक है, ये पुरुष के लिए। अगर एक्स और एक्स है तो ये हो जाएगा महिला। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बालक के जन्म होने का क्या कैसे होता है। तो याद रखिएगा, क्या पुरुष का एक्स और स्त्री का? तो बिल्कुल नहीं। क्या पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई? बिल्कुल नहीं। क्या पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स? जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि स्त्री का एक्स और पुरुष का जब वाई रहेगा तो वही क्या उत्पन्न होगा? तो वही उत्पन्न होगा बालक, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है कि गंगा के जल में कौन सा वायरस पाया जाता है? एक बात बता दी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं कि गंगा के जल में कौन सा वायरस पाया जाता है। एक बात बता दें, गंगा का जल हम लोग लाते हैं और वहां पे हम लोग सालों सालों रख देते हैं, उसमें बैक्टीरिया पनपते ही नहीं। क्यों नहीं पनपते हैं? क्योंकि दोस्तों उसमें एक जीवाणु होता है, सॉरी वायरस होता है, जो कि जीवाणु को मार देता है। अब उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है दोस्तों? तो बैक्टीरियोफाज, जो कि गंगा के जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इबोला क्या है? बहुत ही सिंपल से, आपने सुना भी होगा, इबोला एक वायरस है। क्या है दोस्तों? एक वायरस है। और यहां पे हमने पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को ही कवर कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे, लगभग 10,000 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब एक डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? अभी हम लोग कुछ वक्त पहले डीएनए की बात किए थे, तो उसमें आया था, तो हमने आपको बताया था कि डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, होम्योपैथी के जो जनक होते हैं वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हैनीमैन। हैनीमैन को ही हम क्या कहते हैं? तो होम्योपैथी के जनक कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।